तो दोस्तों, मेरा नाम करण है। मैं बिहार के गांव का रहने वाला हूं। मेरे पास कुछ कहानियां हैं जो मैं चाहूँगा कि GM हॉरर वाइज पर अपलोड हों ताकि उन कहानियों को सब लोग सुन सकें। और दोस्तों, ये सारी कहानियाँ मेरी दादी के साथ घटी हैं। और जैसा कि आप जानते ही हो, हमारे बुज़ुर्गों की आदत होती है खुद से ही कोई भी बातचीत स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा ही एक दिन हुआ जब मैं अपनी दादी के साथ बैठा था। एक्चुअली मेरी फैमिली में बहुत लंबे समय से खेती हो रही थी और अक्सर मेरी दादी उनको संभाला करती थी। और जब सब्जियों का सीज़न होता था तो किसान लोग सुबह ही अपने खेतों में 3-4 बजे निकल जाया करते थे। ये बात तब की है जब मेरे पिताजी 12वीं क्लास में थे। उन्होंने बताया कि वो रात चांदनी रात थी। उन्हें लगा कि अभी 4 बजे हैं, अब मुझे निकलना चाहिए क्योंकि सब्जियां तोड़ने के लिए वक्त निकाला जा रहा था। और साथ ही दोस्तों, हमारा खेत रेलवे ट्रैक के आसपास पड़ता है। तो ठीक मेरी दादी खेत में पहुंची और काम करने लगी। उस वक्त अचानक ही उन्हें थोड़ी देर के बाद एक छोटा पत्थर आकर लगा। दादी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। ऐसा करते करते यकीन मानिए उन्हें 2-3 बार चोट आ गई। शायद अब तक उनको पता चल गया था कि कुछ अलग ही चीज़ है ये। और मेरी दादी अंदर ही अंदर बहुत डर रही थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने ऐसा दिखाया नहीं। थोड़ी देर बाद उन्होंने पाया कि दादाजी अपनी लाठी के सहारे खेत की तरफ आ रहे थे। उन्होंने दादाजी को देखकर दादी की जान में जान आ गई। बाकी दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ बिहार में बुज़ुर्ग लोग भी बहुत गालियाँ दिया करते हैं। अब क्योंकि दादाजी बहुत लेट से आ रहे थे तो उनकी मदद के साथ साथ दादी उनको गाली देने लगी। और दादी ने देखा कि दादाजी अपनी पानी की मशीन के सामने एक बड़े से तालाब के आगे नहा रहे थे। दादी को लगा कि सुबह का समय हो रहा है तो शायद हो सकता है कि दादाजी को वॉशरूम जाना हो, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे 2 घंटे बीत चुके थे। साथ ही साथ दादा और दादी का काम भी ख़त्म हो चुका था। उन्होंने सब्जियों को बास्केट में डाला और दादाजी को आवाज़ देने लगी। दादी दादाजी से मदद मांगना चाह रही थी, लेकिन सामने से दादाजी ने कुछ भी नहीं कहा। दादी को एकदम से गुस्सा आ गया और वो दूर से ही गालियाँ देने लगी दादाजी को। और दादी कहने लगी, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी बीवी अकेले काम कर रही है और तुम लाला जी आप ऐसे ही बैठे हुए हो। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद भी दादी की मदद करने नहीं आए। एक्चुअली दोस्तों, वो सब्जी की बास्केट ज़्यादा भरी नहीं थी। वो बस यही कोई 20 या 25 किलोग्राम की ही होगी और उसे उठाना मेरी दादी के लिए नॉर्मल होता था। वो अक्सर इन सब्जियों को अकेली ही उठाया लेती थी और उठाकर सर पर अपने रख कर चली जाती थी। लेकिन इस बार जब वो कोशिश कर रही थी तो यकीन मानिए वो बास्केट उनसे हिल नहीं रही थी और ऐसा लगा मानो जैसे कोई 25 किलो का सीमेंट का कट्ठा रख दिया हो। सच कहूँ तो दादी का डर अभी तक गया नहीं था, लेकिन दादाजी भी वहाँ थे तो डर थोड़ा सा कम था। उन्होंने देखा कि मेरे दादाजी अपने खेत की तरफ आ रहे थे
उन्होंने इशारा किया कि इसको अब तो उठाओ। दादी ने एक बार और कोशिश की, लेकिन वो एकदम से क्योंकि वो उसे हिला नहीं पा रही थी। लेकिन दोस्तों, दादी के अंदर इतना गुस्सा था कि उन्होंने पूरी ताकत से उसे उठा लिया और दादी जी उठाकर अपने घर की ओर चल दी। और उस वक्त दादाजी उन्हें 1 किलोमीटर की दूरी से अपने लाठी के सहारे खड़े देख रहे थे। इसके बाद दोनों अपने घर जाने लगे, पर दादी का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। दादी सोच रही थी कि कितना ढीठ आदमी है। उन्होंने उस वक्त उनको बहुत गालियाँ सुनाई और दादाजी आगे आगे चल रहे थे और दादी उनके पीछे से उन्हें गालियाँ दे रही थी। और दादी पीछे पीछे अपने सर पर सामान उठाया हुआ था। वो ठीक जब घर के पास पहुंची तो दादाजी दादी से पीछे हो गए। दादी को लगा कि शायद अब ये आदमी ज़रूर सिगरेट पिएगा। उस वक्त उन्होंने 2 गाली और सुनाई और फिर सीधा घर की तरफ चली गई। और घर जाकर दादी सीधा अपने कमरे में गई। जब वो कमरे में पहुंची तो पाया कि दादाजी उनके बेड पर अभी भी लेटे हुए थे और चुपचाप सो रहे थे। दादाजी चुपचाप सो रहे थे। दादी ये देखकर थोड़ी हैरान सी हो गई और दादी जी ने दादाजी को तुरंत ही जगाया। दोस्तों, मेरे दादाजी की कलाई पर हमेशा घड़ी वॉच रहती थी और दादाजी ने जब टाइम देखा तो उस वक्त रात के ठीक 2:30 बज रहे थे। दादी उस वक्त इतना डर गई कि सोचने लगी कि जब खेत में वो आदमी आप नहीं थे तो वो आदमी कौन था। दादाजी ने बताया कि वो ज़रूर हमारी रक्षा करने वाले डाक बाबा या बिरहान बाबा होंगे। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद दादी को बहुत बुरा लगा कि दादी जी ने उनको बहुत गालियाँ सुनाई दी। दोस्तों, बिरहान बाबा और डाक बाबा लोकल देवताओं में गिने जाने वाले होते थे। पुराने समय में इनकी पूजा यूपी बिहार के लगभग हर गांव में की जाती थी और ये दोनों गांव वालों की रक्षा एक समय में किया करते थे। पर खैर, उस वक्त दादी को इतना बुरा लगा कि उन्होंने रूम में जाकर बाबा जी से बहुत माफ़ी मांगी। बाकी दोस्तों, और दादी बहुत शर्मिंदा हुई और रो कर खूब माफ़ी मांगी, क्योंकि उन्होंने जो अनजान में गलती की थी उस गलती की दादी जी ने बहुत ही माफ़ी मांगी। फिर दादाजी ने भी दादी को माफ़ कर दिया और दादाजी ने कहा, हुफ, खैर है तुम्हारा कि तुम घर तो वापस आ गई, वरना पता नहीं रास्ते में क्या हो जाता। बाकी दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। तो दोस्तों, अभी मैं दिल्ली में ही हूँ, परीक्षाओं के सिलसिले में यहाँ आया हुआ हूँ। और 3 दिन पहले 30 मई की बात है, मैं जब अपनी परीक्षा देने के बाद वापस घर आया तो देखा कि घर में सब लोग अजीब सी बेचैनी लिए बैठे थे। मैंने पूछा तो किसी ने कुछ नहीं बताया और मुझे हाथ मुंह धोकर कुछ खाना पीने के लिए कह दिया। और दोस्तों, मैं बिना किसी बात को सोचे अगले दिन ही परीक्षा के बारे में सोचता हुआ हाथ मुंह धोकर थोड़ा शरबत पानी से खुद को गर्मी की तपिश से शांत किया। जब मैं थोड़ा आराम करके उठा तो सबकी बेचैनी का कारण पूछा तो मम्मी ने बताया, बेटा, कुरुक्षेत्र में मेरी दीदी के साथ ससुराल के घर एक अजीब सी घटना घटी है, जिसमें किसी के कोई नुकसान तो नहीं हुआ है,
मगर सब डर गए हैं और सबकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। फिर मैंने पूछा, अरे मम्मी, कैसी घटना और क्या हुआ वहाँ पर? तो मम्मी ने बताया और फिर दीदी से बात करने पर जो मुझे पता चला वो इस प्रकार का था। मम्मी ने बताया, जहाँ दीदी के सास ससुर रहते हैं वो जगह कुरुक्षेत्र के थोड़ी बाहर है। वैसे तो दीदी और जीजा जी दिल्ली में ही रहते हैं, मगर उनके सास ससुर वहाँ कुरुक्षेत्र में रहते हैं क्योंकि वो रेलवे में कर्मचारी हैं और कुरुक्षेत्र से आगे एक छोटे से स्टेशन का सारा कार्यभार संभालते हैं। इसीलिए वो वहीं पास में बने रेलवे क्वार्टर में रहते हैं, जो कि आप लोगों ने देखा होगा रेलवे स्टेशन के आसपास बने होते हैं। ऐसे रेलवे क्वार्टर्स, ऐसे ही क्वार्टर्स में 30 मई को मेरे जीजा जी और उनके पिताजी और उनके छोटे भाई सुबह करीब 8:30 बजे बाहर बैठे थे और घर के अंदर एक कमरे से गुजरने के बाद रसोई में मेरी दीदी और उनके देवरानी चाय नाश्ता तैयार कर रही थी और उनकी सास वहीं बैठी थी और वो आपस में सब बातचीत कर रही थी। फिर अचानक बाहर जीजा जी ने देखा कि बगल के घर से एक आदमी जिसने पुराना सा पजामा पहना था और ऊपर एक गंदी सी चादर सर तक ओढ़ रखी थी और नंगे पैर था, दौड़ता हुआ बगल के घर से निकला और जीजा जी के घर की तरफ बढ़ा। फिर जीजा जी उसे रोकने के लिए आगे बढ़े, तब तक वो दौड़ता हुआ घर में घुस गया। पीछे से उसके पीछे जीजा जी, उनके भाई और उनके पिताजी भी उसे पकड़ने के लिए दौड़े। और दोस्तों, तब तक वो आदमी रसोई की तरफ बढ़ गया, जिसे देखकर दीदी और उनकी देवरानी के साथ उनकी सास भी चिल्ला पड़ी और सारे घर में एक कोहराम सा मच गया कि ये कैसा आदमी है जो घर में घुस आया है। पर दोस्तों, वो आदमी दौड़ता हुआ रसोई की दीवार में ईंटों से बनी जाली की तरफ, जिसमें मुश्किल से 4 या 5 आधी ईंट के बराबर झरोके बने थे, बढ़ गया और जैसे दीवार को पार करता हुआ बाहर एकदम से निकल गया और वो आदमी अचानक से गायब सा हो गया, सबकी नज़रों से गायब हो गया। और उसको वहाँ मौजूद सभी लोगों ने देखा और डर की वजह से कुछ देर के लिए सन्नाटा सा एकदम पड़ गया। सबके चेहरे पे तो 12 सा बज गए कि ये आदमी अचानक कहाँ चला गया है। और इन लोगों ने जो देखा उसे झुटला भी नहीं सकते थे और किसी को बता भी नहीं सकते थे। दीदी के ससुर ने बताया कि यहाँ अक्सर रात को कई लोग जो रेल दुर्घटना के शिकार हुए हैं और उन्होंने घूमते हुए उन्होंने ही नहीं, आसपास वालों ने भी देखा है, मगर इस तरह की मुसीबत तो वहाँ आसपास वालों ने भी नहीं देखी। और अगर किसी को बताया तो लोग समझेंगे कि हम अफवाह फैला रहे हैं, सब लोगों को हम लोग डरा रहे हैं और पता नहीं लोग हम लोगों के बारे में क्या क्या सोचेंगे और लोग कहेंगे कि हमारे घर में भूत प्रेत या किसी की आत्मा है। फिर दोस्तों, इस बात को उन्होंने अपने ही घर तक रखने का फैसला किया और आसपास रहने वाले केवल 3 या 4 घर हैं, रेलवे कर्मचारियों के, उन्हें भी कुछ नहीं बताया।
मगर दोस्तों अब वो किसी अच्छे और काबिल आलिम की तलाश कर रहे हैं ताकि वो अपने घर में कुछ फूंक झाड़ करवा के बुरी आत्माओं से बचे रहें और ताकि अपने घर की सुरक्षा और इस घटना का मूल कारण पता लगा सकें कि आखिर इस घर में ऐसी वैसी कोई बात तो नहीं है। इसीलिए ये सारे लोग किसी अच्छे से आलिम की तलाश कर रहे हैं। फिर दोस्तों उसके बाद जीजा जी के पिता ने दीदी और जीजा जी को उनके छोटे भाई के दिल्ली भेज दिया है और जब तक समस्या हल ना हो जाए वहाँ न आने की सलाह दे दी है। पता नहीं इस वक्त वहाँ क्या चल रहा होगा, मगर ये घटना कोई इतनी साधारण नहीं है कि रोज़ घटती ही रहती है। और वहीं पुलिस स्टेशन पर आए दिन कोई न कोई घटना होती ही रहती है और ये सब घटना देखकर वो लोग किसी को भी कुछ नहीं बताते हैं कि कहीं लोग उनको बुरा तो नहीं कहेंगे। इसीलिए वो लोग एकदम से चुप ही रहते हैं और किसी को भी नहीं बताते हैं कि ये रेलवे स्टेशन एक भूतिया रेलवे स्टेशन है जिस पर यहाँ आत्माओं और प्रेतों का कब्ज़ा है। और फिर दोस्तों उन लोगों ने एक आलिम को अपने घर में बुलाया और आलिम ने फूंक झाड़ करके उनका घर सेफ कर दिया, घर को बांध दिया। फिर उसके बाद से उनके घर में कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जो कि सारे लोग डरे। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।